मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम है। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज में कुछ मौसम की बात करते हैं। चूंकि मौसम बदल रहा है और आज सुबह अच्छा खासा सर्दी का एहसास भी होने लगा है। चूंकि गुज़िश्ता रोज़ से ही ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम में वाज़े तौर पर तब्दीली महसूस हो रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से भी मुल्क के कुछ इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई है और हमारे शहर लाहौर में भी कल रात से कोई बारिशों के सिलसिले आने की खबर सुनाई गई है। चूँकि स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में मुझे तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार है कि मौसम की बारिश बरस जाए, बल्कि अच्छी बारिश बरस जाए, ताकि फ़ज़ाई आलूदगी भी कुछ कम हो जाए और मौसमी बीमारियों से भी हमारी जान छूट जाए। मौसम के मिजाज, स्मोक की सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन मुझे आपको ये भी बताना है कि आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जा रहा है, यानी कि हमदर्दी का आलमी दिन। और इस दिन के मनाने का आगाज़ 1998 से हुआ था और जापान के शहर टोक्यो से हुआ था। एक मूवमेंट चलाई गई थी जिसे काइंडनेस मूवमेंट का नाम दिया गया था। उसी के तहत 98 से लेकर आज तक हर साल 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि लोगों के जज्बात को थोड़ा नरम किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि दूसरों की मदद करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ आप खुद अपने आप में सेटिस्फाइड रहते हैं, बल्कि बहुत सारे मामलात से, बहुत सारे झगड़ों से, बहुत सारे फसादात से, बहुत सारे तासुबात से आप बच जाते हैं। और ख़ास तौर पे मुझे आपसे ये भी कहना है कि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं, कुछ बहुत बड़ा करने के चक्कर में अक्सर हम छोटी छोटी जो नेकियां होती है, छोटी छोटी जो मेहरबानियां होती हैं, वो भी हम करने से रुक जाते हैं या फिर हम भूल जाते हैं। आप किसी की हर तरीके से मदद कर सकते हैं। आप पैसों के ज़रिए मदद कर सकते हैं, आप किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, आप किसी की खुशी का बायस बन सकते हैं, आप किसी रोते को हंसा सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात कि आपके जज्बात से, आपकी किसी भी एक्ट से किसी को नुकसान ना पहुंचे, ये मेरा ख्याल है आप दूसरों के साथ सबसे बड़ी हमदर्दी करते हैं। तो फिर आज से ही ज़रा थोड़ा सा अपने रवैयों पे गौर कीजिए, थोड़ी मेहरबानी आप भी कीजिए और दूसरों पर मेहरबानी करना शुरू कर दीजिए, हमदर्दी करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा बहुत सारे मामला जब आप दूसरों के ठीक करेंगे तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपके मामला ठीक करना शुरू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं जी। मौसम आज सुबह से ठंडा है। लोगों ने रुख किया है लंडे बाज़ार का, ताकि वहाँ पर कुछ मुनासिब सस्ते कपड़े इस्तेमाल शुदा मिल जाते हैं। लेकिन महंगाई ने लंडे बाज़ार में भी मुस्तकिल डेरे डाली हैं। सर्दियों में गरीब और मतवसत तबका इसी आसरे पर वहाँ पर रुख करता है कि कुछ सस्ती चीज़ें मिल जाएगा। जूतों, जैकेट्स और स्वेटर्स के अलावा दीगर इस्तेमाल शुदा अशिया की कीमतों में 30 से 60% इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हो रहे हैं। लंडे बाज़ारों में ख़रीदारों का रश होने के बावजूद खरीदारी ना होने के बराबर है। सोहेल कैसे रिपोर्ट में दिखाएंगे। यूं तो हर मौसम में ही लंडा बाजार शहरियों की बड़ी तादाद के लिए बड़ा सहारा होते हैं, लेकिन तन ढांपने के लिए सर्दियों में लंडे बाजारों का रुख करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये आलम इन दिनों भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अक्सरियत यहाँ से भी खरीदारी के बगैर ही वापस लौट रही है। मैंने सारा कुछ देख लिया है, कोई भी चीज यहाँ पे कुछ बंदा खरीद ही नहीं सकता। ये एक तो हैसियत से ही बाहर निकल गई हैं। हमारे है ना काफ़ी हमारी पहुंच से ये चीज़ें दूर हो गई हैं, इनके रेट डबल भी हैं और वो चीज़ें भी नहीं मिल रही। यहाँ हम आए हैं बच्चों के शूज़ और कपड़े लेने के लिए, मगर ना इतनी महंगाई है, पहले खाना पीना मुश्किल था, अब पहनना मुश्किल हो गया है। मार्केट ज़राए के मुताबिक इस्तेमाल शुदा जूतों, जैकेट्स, कोट और दीगर अशिया की कीमतों में 30 से 60% तक इजाफा हो गया है। अच्छा कोट 4 से 600 रुपए, जूते 200 से 500 और जैकेटें 2 से 300 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रही हैं। इसी तनासुब से दीगर अशिया के निर्खों में भी बहुत इजाफा देखने में आया है। पिछले सालों की निस्बत इस मरतबा लंडा काफ़ी महंगा हो गया। उसकी वजह यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसने टैक्स बढ़ा दिए हैं। जो जितने भी टैक्स लगे तो लंडे के ऊपर ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। उसकी वजह से हमें भी, हम खुद जो यहाँ पे बिजनेस है हमारा लंडे का, हमारा जो हमारे पीछे से महंगा हुआ, फिर आगे हम कस्टमर को भी महंगा दे रहे हैं। ये सूरत हाल उनके लिए भी तशवीश का बाइस होनी चाहिए जिनके नजदीक महंगाई अभी भी बड़ा मसला नहीं है। कहने को तो बहुत आराम से कह दिया जाता है कि महंगाई उतनी है नहीं जितना इसका शोर मचाया जाता है, लेकिन इस बात के हवाले से यही कहा जा सकता है कि बगैर हकीकत को समझे की जाने वाली बात जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ होती है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे जी कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। तो दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और हमारे जो माहिरीन हैं
उनकी जानिब से मुसलसल कोशिश की जा रही है कि लोगों को टेस्ट किए जा सके, स्मार्ट सैम्पलिंग की जा सके, मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके कि कौन कौन से इलाके हैं और वहाँ पर जो वायरस है उसकी कितनी शिद्दत है, कितनी शिद्दत में वायरस फैल रहा है और कितने ख़तरे में लोग वहाँ के इलाके के मौजूद हैं। इसी हवाले पे सीवरेज के नमूनों से भी कोरोना ज़्यादा इलाकों की निशानदही की जा रही है। वासा और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज ने सैम्पलिंग की रिपोर्ट महकमा सेहत को फराहम कर दी है। शहर के 11 मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन तीसरे रोज भी जारी है। रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आने लगी। वबा पर काबू पाने के लिए सीवरेज के नमूनों से मुतासरा इलाके सामने आ गए। स्मार्ट सैंपलिंग मुकम्मल करके स्मार्ट लॉकडाउन के लिए हॉट स्पॉट इलाकों की निशानदही वासा और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज ने सीवरेज नमूनों से वायरस जांचने के लिए तहकीक की। वासा के मुख्तलिफ मकामात पर लगे डिस्पोजल स्टेशन से सीवरेज के नमूने लेकर स्मार्ट सैंपलिंग की गई। हॉट स्पॉट इलाकों की निशानदही करके रिपोर्ट महकमा सेहत को इरसाल कर दी गई। कोरोना के मुश्तबा मरीजों को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। सुर्ख रंग के निशानात वाले इलाकों में 750 तक कोरोना मुश्तबा केसेस होने की निशानदही डिफेंस रोड, ग्रीन टाउन, टाउनशिप, कोट लखपत, गुलबर्ग 3 और शादमान सुर्ख कैटेगरी में शामिल हैं। GIS मैप में नीले रंग के निशान में 300 तक कोरोना मुश्तबा केसेस की निशानदही की गई। रायविंड रोड, वापडा टाउन, लालाजार गार्डन टाउन, केवलरी ग्राउंड, मेसन रोड को नीले रंग की कैटेगरी में रखा गया है। कोरोना के 350 से कम केसेस वाले इलाकों में पीले रंग की कैटेगरी में शामिल। मुश्तबा केसेस आने के बाद इन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिशात दी गई हैं। MD वासा सैयद जाहिद अजीज का कहना है कि कोरोना मुश्तबा केसेस की तलाश के लिए सीवरेज से नमूने हासिल किए। GIS मैपिंग स्मार्ट लॉकडाउन में मदद फराहम करेगी। कोरोना से बचाव के लिए शहर के 11 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। शादमान की 3 गलियां बैरियर्स लगाकर बंद, सिर्फ रिहायशियों को दाखिले की इजाजत है। मकीनों का कहना है कि हुकूमत के साथ शहरियों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। हमें भी एहतियात करनी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा फासला रख के आपस में बात कर लें या मास्क पहन लें तो इसमें हर्ज कोई नहीं है, हमारा ही फायदा है इसमें। हमारे इलाके में तो बहुत अच्छा है, सारे रोड्स ब्लॉक हैं, आमदोरफ जस्ट मेन सर्किट्स रोड्स पे ही हैं। इट्स वेरी गुड। स्मार्ट लॉकडाउन 19 नवंबर तक जारी रहेगा। मेडिकल स्टोर, लेबोरेटरीज, कलेक्शन पॉइंट्स, अस्पताल और क्लिनिक्स 24 घंटे खुले रहेंगे, जबकि दीगर कारोबार को मखसूस औकात कार में इजाजत दी गई है। कैमरामैन बाबर रियाज और साथी रिपोर्टर राना फहद के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे अपने सोहने लाहौर की, जिसे मजीद सोहना बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और लाहौर के फितरी हुस्न की बहाली की कोशिशें जारी हैं। हफ्ता सोहना लाहौर मुहिम की तैयारियां की जा रही हैं और ज़िला इंतजामिया ने कामयाब मुहिम पर काम का आगाज कर दिया है। क्या क्या काम होंगे सोहने लाहौर को मजीद सोहना करने के लिए, रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। मेरा सोहना लाहौर स्लोगन को अमली जामा पहनाने में पेशरफ्त। जिले इंतजामिया की जानिब से हफ्ता सोहना लाहौर मुहिम मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गयी। डेप्यूटी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज ने इस्तांबुल चौक का दौरा किया। सफाई सुथराई, लटकते तारों का खात्मा, लेन मार्किंग और फुटपाथ पर रंग का आगाज कर दिया गया। DC लाहौर ने खुद लेन मार्किंग और फुटपाथ पर रंग करके मुहिम का बाकायदा आगाज किया। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि पीर तक मुहिम अपने पूरे जोरों पर होगी। जो सोना लाहौर कैंपेन है, ये हम वज़ीर आला साहब के हुक्म पर यहाँ पर लाहौर में हमने स्टार्ट की है और ये इंशाल्लाह मंडे से होगी। अभी हम गियर अप कर रहे हैं तमाम महकमों को। आज से तमाम महकमे अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो तमाम महकमे मिलकर ये इकट्ठे होंगे और ये 1 हफ्ते के लिए कैंपेन करेंगे। लेकिन उसके बाद ये ऑब्वियसली इस मोमेंटम के साथ तमाम महकमे वो काम करते रहेंगे। 2 साल पहले क्लीन एंड ग्रीन, फिर स्मार्ट लाहौर और अब सोहना लाहौर की मुहिम शुरू की गई है। नाज़रीन लाहौर को सोहना बनाने के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं, डिटेल्स आपने जान ली है। मजीद हम बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। इमरान मलिक, मुहिम का आगाज होने जा रहा है पीर के रोज से। बड़ी अच्छी मुहिम है कि लाहौर को मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा, साफ सुथरा किया जाएगा, काम किए जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि सिर्फ मॉडल शाहराहों की सुननी जाएगी या बाकी लाहौरियों की भी कोई सुनने वाला होगा? जी जनाब नीर, बड़ी अच्छी बात की आपने। और बाकी लोग जो हैं उनकी रहनुमाई जो है वो करना लाहौर न्यूज का काम है। और
शहरियों की आवाज जो है वो यही है कि ये जो आपने बोला है कि बाकी शहरों की भी जो है वो सुनी जाएगी या सिर्फ मॉडल शहरों की सुनी जाएगी। और कल जो है डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने तमाम महकमों को इस्तांबुल चौक इकट्ठा किया और यही सवाल बार बार हर किसी के ज़हन में आ रहा था कि इस्तांबुल चौक तो पहले ही मॉडल है और वहाँ पर तो रोजाना की बुनियाद पर देखा जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर वहाँ पे इकट्ठा करने का मकसद भी उनका ये था कि गेयर अप करें और तमाम लोगों को साथ लेकर चले। और इसी सिलसिले में कल दूसरी मीटिंग भी उसी के फौरी बाद हुई और फिर रात को भी मीटिंग हुई कि हमने एक हफ्ता मुहिम जो चलानी है उसके हवाले से हमने लोगों को कुछ करके दिखाना है। और इस हवाले से जो है वो शहर की सड़कों पे लैंड मार्किंग होगी, पैच वर्क होगा, सफाई के निज़ाम को जो है वो हर तरीके से देखा जाएगा। चूंकि वज़ीर आला पंजाब आज से कोई 5 से 6 रोज पहले रात के टाइम बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पैच वर्क भी काफी ज्यादा नहीं थे, लाइट्स भी बंद थी और इसके साथ साथ सफाई सुथराई का इंतजाम भी ठीक नहीं था। और जो फुटेज और तस्वीरी जो है वो पिक्टोरियल एविडेंस जो है वो भिजवाए जाते हैं, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ डंग टपाओ पॉलिसी के तहत काम हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने काफी खचाई वगैरह भी की। और उसके बाद जो है सोना लाहौर का स्लोगन सामने आया और सोना लाहौर के हवाले से हफ्ता जो है वो मनाया जाएगा। शहर की बुनियादी तौर पर सफाई सुथराई, इसकी स्ट्रीट लाइट्स, इसके पैच वर्क और इसके जो बुनियादी मसाइल है, खासतौर पर पानी का मसला हो, उसको भी देखा जाएगा। और तमाम महकमे जो है इसमें गेयर अप किए गए हैं, जिसमें इमरान मलिक हमें ये बताइए कि लाहौर शहर के जितने मसाइल हैं उनके लिए क्या एक हफ्ता काफी होगा? चूंकि रोजाना ये काम चलते रहते हैं और कारपोरेशन, MCL, जिले इंतजामिया, टीपा, वासा, PHA और इसके साथ साथ तमाम महकमे जो है वो अपने काम तो रोजाना जो है वो उसको डे बाय डे के हिसाब से चला रहे होते हैं, मगर ये एक हफ्ता काफी नहीं। क्योंकि आपको याद होगा 2018 में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का आगाज किया गया, उसके बाद सफाई सुथराई, पौधे लगाए गए, दरख्त लगाए गए, उन दरख्तों का ऑफ लाहौर भी तो था ना इमरान मलिक? जो देखिए जो आज उन दरख्तों का क्या फायदा जो आज भी स्मोक के लिए हमें कारगर साबित नहीं हो रहे। और इसके साथ साथ कौन से दरख्त किस तरह से लगाए गए और शहरियों को क्या उनसे फायदा हुआ। इसी तरह सफाई सुथराई की बात की जाए तो सफाई सुथराई भी इतनी खास शहर में नहीं है। इसी चीज को गेयर अप करने के लिए जो है वो तमाम महकमों को। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद रहे, डिटेल्स आप हमें बता रहे थे। लेकिन मुझे आपको यही कहना है कि सोना लाहौर मिशन मुहिम जो भी चलाई जा रही है पीर से, तो हम और आप भी उसका हिस्सा बनेंगे और अपने तौर पर जो भी कर सकते हुए जरूर करेंगे, हम भी वादा करते हैं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, इस जमीन पर कुदरत की तख्लीक करदा हर चीज का कोई ना कोई रंग होता है, कोई ना कोई बू होती है। बू यानी जब नागवार गुजरे तो उसे हम बदबू का नाम दे देते हैं और जब खुशगवार एहसास दिलाए तो उसे खुशबू का नाम दिया जाता है। और बागों में लहलहाते फूलों की जब हम बात करते हैं उनकी महक होती है, खेतों में झूमते पेड़ों से फूटती एक मखसूस खुशबू होती है और बारिश की पहली फवार के बाद मट्टी से उठने वाली सूंधी सूंधी खुशबू से भला कौन वाकिफ नहीं होगा। यकीनी तौर पर आप सब वाकिफ हैं। और हर दरख्त, फल और फूल जिस तरह से साख्त और रंग के एतबार से मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह खुशबू के लिहाज से भी हर एक चीज़ दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होती है। खुशबुओं का नाम सुनकर फौरी तौर पर तरोताज़गी जहन में महसूस होना शुरू हो जाती है और खुशबू तबीयत का बोझलपन दूर कर सकती है, मिजाज में ताजगी ला सकती है, फरहत पैदा कर सकती है। और नाज़रीन, जब भी हम खुशबू के इस्तेमाल की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल का जो रिवाज है वो हर दौर में होता रहा है। लोग अपने जज्बात और एहसासात का इजहार खुशबू के ज़रिए हर ज़माने में करते आए हैं। माहिरीन का कहना है कि किसी भी तर्ज की कोई भी खुशबू इंसानी शख्सियत, मिजाज, नफ्सियात के साथ साथ उसकी सेहत पर भी असरअंदाज होती है। और खुशबू और सेहत के दरमियान बाहमी रिश्ते के कई नकूश हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं, जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि बू हो या खुशबू हो, हमारे मिजाज, सेहत, माहौल पर असर ज़रूर डालती है। सेहत पर खुशबू के असरात को देखते हुए एक नए तरीका इलाज की बुनियाद रखी गई जिसे अरोमा थेरेपी का नाम दिया गया। इस तरीका इलाज में
खुशबुआत और उनके अर्कियात से जिस्म पर मालिश की जाती है, स्टीम दी जाती है, या फिर आप वो खुशबुएँ स्मेल करते हैं, इस तरीके इलाज से मरीज़ की अफसरदगी ख़त्म की जाती है, जिसके बाद आपको फ़रहत मिलती है, मसरत मिलती है, राहत मिलती है और बीमारी के ख़िलाफ़ कहा जाता है कि मुदाफ़त में इजाफ़ा भी हो जाता है। खुशबुओं के ज़रिए बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, कितने टाइप की खुशबुएं होती हैं और ये किस तरह से इंसानी मिजाज पर असर करती हैं? क्या तमाम खुशबुएं तमाम इंसानों के मिजाज पर एक जैसा असर छोड़ती हैं या फिर मुनफरिद होती हैं? इस पे हम बात करेंगे और उसके साथ साथ बात करनी है जी हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के हवाले से, जिसका आजकल हम देख रहे हैं जी रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चाहे वो खाने की पीने की बात हो, चाहे वो स्किन फ्रेशनिंग की बात हो, या फिर किसी भी मामले में किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं कुदरती चीज़ों के इस्तेमाल से। हमारे साथ मौजूद हैं जी सारा फारूकी हैं, माहिर ग़िज़ायात हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नजम मज़ारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अरोमा थेरेपिस्ट हैं, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सारा, ऑर्गेनिक का ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है जी बिल्कुल। ऑर्गेनिक फूड्स का बेसिकली बहुत पहले से ही ट्रेंड था। अगर आप देखें तो हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे या जितने भी हमारे जिसे कहते हैं कि दादा या उस ज़माने के जितने भी पुराने लोग थे वो ऑर्गेनिक फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। देसी चीज़ें हम बिल्कुल। और आप देखें वो अब अगर आप उनको कंपेयर करें हमारे लाइफस्टाइल से, वो आज भी उतने ही फ्रेश हैं, वो हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक फूड्स का ज़्यादा इंटेक करते थे। लेकिन हम लोग का उस तरह का इंटेक नहीं है। हम लोग ज़्यादातर प्रोसेस फूड्स का ज़्यादा इंटेक करते हैं, मार्केट के फूड्स का हम ज़्यादा इंटेक करते हैं। इसी वजह से हमारी जो है तबीयत उस तरह से नहीं रहती, हमें जल्दी बीमारियाँ लगना शुरू हो गई हैं, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक फूड्स का अब जो रुझान आ रही है बहुत अच्छा है। एक तरह से ट्रेंडी तो बन ही गया है, लेकिन इससे जो है हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छा, एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है। पहले लोग समझते थे देसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो हम कोई गरीब की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन कई लोगों को ये भी लगता है कि उससे वेट गेन हो जाएगा या इस तरह के इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। नजम साहब, अरोमा थेरेपिस्ट हैं आप, ये खुशबू से इलाज, तरीका इलाज ये है क्या, किस तरह से मुमकिन होगा? जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट किया। और मैं इसको स्टार्ट ऐसे करता हूँ कि इसकी डेफिनेशन पहले बता देता हूँ कि ये है क्या। अरोमा थेरेपी, अरोमा मैक और थेरेपी ट्रीटमेंट। तो कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप खुशबू के थ्रू कर रहे हैं तो वो अरोमा थेरेपी में कंसिडर होती है। और जो ये वे ऑफ जो ट्रीटमेंट है ये अभी का नहीं, ये सदियों पुराना है। इब्न सीना, अबू अली सीना, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, उनकी ये इजाद थी। और तिब्ब नबवी में भी, हदीसों में भी इसका जिक्र आता है खुशबू से रिलेटेड। जैसे नरगिस के फूल के बारे में तिब्ब नबवी में आया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गोया दिन में एक दफ़ा नरगिस को स्मेल कर लिया करो, नहीं तो हफ्ते में कर लिया करो, नहीं तो महीने में एक दफ़ा कर लिया करो। यानी कि जितने भी ये फूल होते हैं इनके तिब्ब नबवी हदीसों में भी इनके जिक्र आए हैं। तो इनके रिजल्ट्स होते हैं, इनके इफेक्ट होते हैं। ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो ये अरोमा थेरेपी आजकल यूज़ होती है वो स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए यूज़ हो रही है। जिसमें कि जो नरगिस का फूल है वो भी इस्तेमाल हो रहा है, फ्रैंकिनसेंस का इस्तेमाल हो रहा है, और सबसे जो मेन टॉप जो ऑयल है वो है लेवेंडर, जिसे आप उर्दू में कहते हैं इस्तखुदूस। इस ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है नींद को बेहतर करने के लिए, एंजाइटी से बचने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए। इसको आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, लोग इसको फूड में भी कंज्यूम कर रहे हैं, या अपने बिस्तरे पे भी इसको कुछ ऑयल्स के ड्रॉप्स डाल के ताकि अरोमा करने के लिए। या बेस्ट वे होता है कि अच्छा, अगर आपका डिफ्यूजर हमें ये बताइए कि आपको जो भी खुशबू पसंद है या फिर ये स्पेसिफिक आपके मिजाज के मुताबिक होनी चाहिए? नहीं, ये तो हर ऑयल की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है जो कि एक से स्पेसिफिक जो चीज़ होती है उसको ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। आप अपनी पसंद से तो खुशबू वैसे अपने एक मूड को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि अगर आपका नींद का इशू है तो लेवेंडर के अलावा तो कोई और ऑयल काम नहीं करेगा, तो वो तो आपको लेवेंडर लेना पड़ेगा उस जगह पे। लेकिन अगर आपको वैसे कोई खुशबू पसंद हो तो नेचुरल परफ्यूम्स होते हैं, तो इनका माइंड और बॉडी पे इफेक्ट होता है, तो इसलिए इनके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। और अच्छा, आप हमें बता रहे हैं देखने वालों को कि अगर किसी को नींद का इशू है, नींद रात को ठीक से नहीं आती, प्रॉब्लम में रहते हैं लोग, तो वो लेवेंडर ऑयल है या फिर? हाँ जी, लेवेंडर ऑयल होता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी उसकी शीशी की 20 ml की बोतल आती है, वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो उसको आप डायरेक्ट अपनी स्किन पे तो नहीं अप्लाई कर सकते। होता है वो फूड और कॉस्मेटिक ग्रेड होता है। जो चीज़ प्योर है ना वो आप कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं और फूड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको ज़्यादातर तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप अगर डिफ्यूज़र में यूज़ कर लें, डिफ्यूज़र में 2 से 3 ड्रॉप्स आप लगा लें तो पूरे रूम में उसकी महक खुशबू आएगी। अगर आपके पास डिफ्यूज़र नहीं है तो आप 100 ml पानी किसी बोतल में लेके 2 से 4 ड्रॉप्स उसके डाल के उसको शेक करके अपने बिस्तरे पे छिड़क दें या रूम में इसको छिड़क दें। ठीक है, चलें मजीद बीमारियों की भी हमने बात करनी है। नजम साहब ने आते ही सबसे पहले जो नींद वाला बड़े लोगों का सारा प्रॉब्लम होता है कि नींद में मसाइल आ जाते हैं। हमें ये बताइए, अब हम खुशबुओं की बात करें, महक की बात करें,
खानों की जब खुशबुएं मज़े मज़े के घरों में उठती हैं तो वो भी बड़ी मज़े की लगती हैं हमें, और स्पेशली उनको बनाने के मेथड्स कितने इम्पोर्टेंट है ये बताइए। मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी खाने की चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस उसमें जो प्ले करती हुई यही चीज़ है कि किचन में प्रिपेयर किस तरह से हो रहा है। आप किसी भी ऑर्गेनिक फूड को जो है अगर आप बहुत ज़्यादा उसको भून रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल में उसको पका रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपके हिसाब से तो वो एक अच्छी चीज़ बन रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन वो सेहत पे उतना अच्छा जो है उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। तो कोशिश करें कि मोस्टली रॉ वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। सैलड्स की फॉर्म में आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सारा, हमें नजम साहब ने बताया कि नींद के लिए उन्होंने तो हमें खुशबू बता दी है। जी। अब हमें बताइए कोई रात को ऐसा खाना खाया जा सकता है जिससे नींद का मसला कुछ बेहतर हो जाए? वैसे अगर हम नीम गर्म दूध पी लें तो वो बहुत अच्छा है, उससे भी नींद बहुत अच्छी आ जाती है। ठीक, चले ये बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि आप उस टाइप की खुशबू भी इस्तेमाल करें और साथ में नीम गर्म दूध भी पी लें तो आपका नींद का मसला। हमें नजम साहब ये बताइए कि और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसका इलाज हो सकता है? इसमें जो अरोमा थेरेपी है और इसमें वेट लॉस पे बड़ा काम हो रहा है। फ्रैंकिंसेंस का उसका बहुत बड़ा रोल है। फ्रैंकिंसेंस ऑयल का मैं बताता चलूं कि यानी आप सिर्फ स्मेल करके खुशबू लेके आप अपना वेट लॉस कर जी, उसकी ऐसे होते हैं कि जो एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं ना, इसका सारा कंट्रोल होता है आपके माइंड से। अच्छा। देखिए आपने कितना खाना खाना है, आपका पेट कब भर गया है, इसका फैसला आपका पेट नहीं करता, इसका फैसला आपका दिमाग करता है। इसलिए कहते हैं कि स्लो खाना चाहिए क्योंकि इसका सारी डिसीजन दिमाग से होती है। तो हमारे माइंड में मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स होते हैं, मतलब लव के, गुस्से के, एंजाइटी के, स्ट्रेस के। आपने खाना खाना है यानी कि अगर आप किसी चीज़ ने काट भी लिया, आप नींद में भी आके आप उस चीज़ को मच्छर को हिट करते हैं, वो दिमाग की वजह है, ठीक है। अच्छा। माइंड सारा कंट्रोल कर रहा तो है। इसके लिए तो इसलिए तो वो फ्रैंकिंसेंस ऑयल है कि वो फ्रैंकिंसेंस ऑयल क्या करता है, वो जो आपका खाने का जो डाइट का जो माइंड का स्ट्रिंग है उसको जाके वो जो है वो हिट करता है, जिसकी वजह से आपको फील होता है कि आपने खाना खाया हुआ है। तो ये कुछ चॉकलेट्स के अंदर फ्रैंकिंसेंस वो ऐड किया जाता है, यानी कि जब उसमें ये होता है कि अगर आप खाने से पहले फ्रैंकिंसेंस कंज्यूम कर लें तो आप थोड़ा खाने के बाद ही आपको लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, क्योंकि आपका जो वो नोड है माइंड का वो वहाँ पे वो हिट हो चुका है। तो इस तरह ये अरोमा थेरेपी का एंजाइटी को भी ऐसे कंट्रोल करती है, यानी कि जो आपके माइंड के अंदर जो केमिकल रिलीज होता है स्ट्रेस का, ये उसको फिक्स कर देते हैं, जो डिप्रेशन को। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इसका माइंड के साथ सारी गेम है, यानी कि जब आप इसको इनहेल करते हैं तो हर तरह के जो भी आपके बॉडी में आपके मेंटल या फिजिकल जो भी इश्यूज हैं वो सारे के सारे इसके थ्रू सॉल्व हो जाते हैं। यानी नजम साहब ये खुशबुएं जो हैं हमारे दिमाग के उन पॉइंट्स को जाके हिट करी हैं जो हमें सिग्नल्स दे रहे हैं, जो हमें सिग्नल्स देते हैं। बिल्कुल, जैसे आपको अगर गुस्सा भी आता है ना तो आपके माइंड के अंदर एक, जैसे आम वर्ड्स में कहूँगा, कुछ नोट्स होते हैं। हाँ। जैसे पियानो होता है उसके मुख्तलिफ बटन्स हैं, नोट्स हैं, तो ये उस नोट्स को जाके ये कंट्रोल कर लेते हैं। जब आपका स्ट्रेस एंजाइटी का नोड ही कंट्रोल में, तो आपको गुस्सा कैसे है? चलिए, गुस्से की बड़ी अच्छी आपने बात कर दी है, इसकी भी खुशबू जरूर जानी है क्योंकि हमारे यहाँ दम बर्दाश्त बहुत बढ़ गया है, गुस्सा बहुत आना शुरू हो गया है। सारा वेट लॉस की बात। जी बिल्कुल, खाने पीने से किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? ये इन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है कि हम लोग भी इसी तरह से बताते हैं कि जब भी आपके सामने कोई डिश आ रही है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता से उसका इंटेक करें। हम लोग कई दफा बहुत जल्दी 5 मिनट्स में 4 मिनट्स में हम लोग खाना पूरा खत्म कर लेते हैं, हमें इतनी जल्दी होती है। चलते फिरते खा रहे होते हैं, वाला ले लिया, दोने वाले ले लिए, उससे भी ये होता है कि आप ओवर ईटिंग कर जाते हो, आपको आइडिया भी नहीं होता आपका पेट कब फुल हो गया। आपके माइंड को भी ज़रा टाइम लगता है सिग्नल देने के लिए कि बस अब और नहीं खाना, तब तक हम ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं। इसलिए हर वाले को आराम आराम से इंजॉय करके खाना चाहिए। एक तो ये बात है, और वेट लॉस की जो दूसरी ट्रिक है उसमें यह है कि आपने अपने माइंड को ट्रिक करना है। वो इस तरह से होता है कि आप बड़ी प्लेट की जगह छोटी प्लेट यूज़ करें, ठीक है ना। जब आप बड़ी प्लेट यूज़ करते हैं तो आपको मूड होता है कि आपने वो सारी प्लेट ख़त्म करनी है किसी भी तरीके से, फिर आपको लगता है कि आप फुल हुए। अगर आप छोटी प्लेट यूज़ करते हैं तो आपका माइंड भी ट्रिक हो जाता है कि आपने वो छोटी प्लेट ख़त्म कर ली है, तो अब आपने मज़ीद नहीं खाना, अब आप जो है फुल हो चुके हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप जो है खुद को ट्रिक कर सकते हैं। ट्रिक्स हैं जो आप अपना लें। तो अच्छा, गुस्सा कैसे कंट्रोल हो सकता है? जी, गुस्से के लिए तो देखें, जो भी हम अरोमा थेरेपी में जो ऑयल्स रिकमेंड करते हैं जो फ्लावर से रिलेट हो, जो स्वीट हो, जैसे कि चंबेली का जिक्र भी आया है, इस तरह जैस्मीन है, और इसके अलावा जो है नरगिस का मैं बात कर रहा था, नरगिस का जिक्र है, तो जो और रोज़ का, इस तरह के ऑयल्स अगर आप ये स्मेल करेंगे तो जो आपके गुस्सा दिलाने वाले जो नोट्स हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। जब वो कंट्रोल में रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको जब एंजाइटी नहीं आएगी तो उस पर डिप्रेशन, जब डिप्रेशन नहीं होगा तो वो गुस्से में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये 3-4 ऑयल्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी अगर, और ये इजीली अवेलेबल होते हैं हमारी मार्केट्स में? ऑनलाइन ज़्यादा इसकी बड़ी मार्केट है, अगर आप सर्च करना चाहें तो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। मार्केट्स में कुछ बड़े आपके रिटेल स्टोर्स हैं, वहाँ पे आपको ये ज़रूर अवेलेबल होंगे। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी आप जो अरोमा ऑयल्स होते हैं ये तब वर्क करते हैं जब ये 100% प्योर हो। तो आपने ब्रांड देख के लेना है कि जिस ब्रांड का ले रहे हैं कि वो 100% प्योर होने चाहिए। अगर वो प्योर नहीं होंगे तो वो वर्क नहीं करेंगे। अच्छा नजम साहब, ये आपके पास भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये कोई स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं? ये हमारे ऑर्गेनिक के कुछ जो टॉप सेलिंग ऑयल थे, क्योंकि सिर्फ अरोमा थेरेपी में हम डील नहीं करते, हमारे ऑर्गेनिक ब्रांड है
जिसमें कि ये रेड ऑनियन भी है, कुकम्बर भी है, जेल ये टॉप सेलिंग है। जिनसिंग सीरम होता है, ये स्किन हाइड्रेटिंग के लिए यूज़ होता है। अच्छा। डिफरेंट ये ब्रांड होते हैं। और ये वाइल्ड हनी है, एप्पल साइडर विनेगर है, और इसमें ये ग्रीन क्ले, फ्रेंच ग्रीन क्ले। हाँ, ये रेड अनियन जो है इसका मैं ज़रूर आपसे पूछती हूँ, लेकिन पहले हमें सारा ये बताइए कि गुस्सा कोई ग़िज़ाएं भी हैं जिससे गुस्सा कंट्रोल हो जाए? हाँ जी, बिल्कुल होती हैं इस तरह की। हमारा क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया प्रोसेस फूड्स का ज़्यादा इंटेक है ना, वो भी आपका माइंड के ऊपर इंटेक करता है। हाँ, आप एक गिलास पानी पी लें कुछ कूल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पानी का इंटेक आपका एक तो ज़्यादा होना चाहिए, हाइड्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए। साथ में ऑर्गेनिक फूड्स का जैसे हम जिक्र कर रहे थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा इंटेक होना चाहिए। कई दफ़ा इस तरह से होता है कि आपका जब स्वीट फूड्स का ज़्यादा इंटेक होता है, उसकी वजह से भी जो है ना मज़ीद डिप्रेशन में या तो जा रहे होते हो या आपको गुस्सा भी ज़्यादा आ रहा होता है। तो स्वीट्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है। हाई फाइबर फूड्स का ज़्यादा इंटेक करें। कार्ब्स में जैसे हम बात करते हैं, कुछ हेल्दी कार्ब्स होते हैं और कुछ बैड कार्ब्स भी होते हैं, ठीक है। हेल्दी कार्ब्स में आप जैसे ओट मील का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो घर में गंदम वाली रोटी होती है उसका अच्छा इस्तेमाल करें। हालांकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, ये आपके लेकिन घर में मौजूद बिल्कुल, लेकिन नहीं यूज़ करते। कितने लोग हैं जो घर में प्योर गंदम की रोटी यूज़ करते होंगे? नहीं करते, ठीक है। ओट्स का इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो है वाइट ब्रेड की जगह मल्टीग्रेन ब्रेड की तरफ आ जाएं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे बहुत सारा फायदा लिया जा सकता है। हाँ, एग्जैक्टली। और आप जो है वो गुस्सा भी आपका कंट्रोल हो जाएगा और आप रिलैक्स फील करेंगे। स्वीट फूड से बस थोड़ा सा दूर रहना होगा। नजम साहब, ये एक तो हमें बताइए कि ये रेड अनियन जो है ये क्या करता है, और दूसरा हमें ये बताइए कि अब सर्दी का मौसम है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, उनको मसल्स पेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनके मसल स्टिफ हो जाते हैं, कोई है ऑप्शन? जी, उसके जहाँ तक पहले आपने बात की रेड ऑनियन की, तो बालों के लिए जो मैं सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स, जो मैंने 7 साल हो गए इस फील्ड में, तो मैंने जो चीज़ देखी 2 इंग्रेडिएंट्स मुझे मिले हैं बालों के लिए। अच्छा। एक फेनिग्रीक जिसको आप मेथी कहते हैं, और सेकंड जो है वो मेथी दाना, मेथे दाने जिसको कहते हैं। जी, मेथी दाना, उसका पाउडर बना लें या उसका ऑयल आप एक्सट्रैक्ट कर लें, तो ये एक वंडरफुल इंग्रेडिएंट है। और सेकंड जो है ऑनियन। शायद ये एशियंस जो लोग हैं उनकी बालों के हिसाब से हर क्योंकि कंट्री ओरिजिन वाइज फ़र्क होता है। अब जो अमेरिकन हैं उनके बाल डिफरेंट है, उन पे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स वर्क करते हैं। जो चीज़ मैंने पाकिस्तान में देखी है, मेथी एक बहुत अच्छा वर्क करती है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और दूसरा प्याज के, ये इसके तो उसी को देखते ही हमने जो है ना ये प्याज का और ब्लैक सीड कलवंजी का एक ऑयल बनाया, जिसके बहुत कलवंजी का ऑयल तो बहुत अच्छा है, मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, वो तो मुझे पता है कि बहुत काम करता है बालों। जी, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। और बस इसके एक चीज़ होती है, इसकी स्मेल होती है, क्योंकि प्याज है तो प्याज की थोड़ी सी अनोइंग स्मेल होती है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। वैसे भी आप कलवंजी अगर प्याज मिक्स करके लगा सकते हैं। रेड अनियन की जब हम बात करें तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है वो प्याज को ऑयल में डाल लेते हैं डायरेक्ट काट के, या फिर कुछ लोग जला रहे होते हैं। कितनी सारी टिप्स हमें मिल रही होती हैं, वो भी इफेक्टिव होती हैं या फिर प्याज का ऑयल होना ही ज्यादा जरूरी है? अगर ऑनियन का प्योर ऑयल है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देखिए, तेल को कभी जलाना नहीं चाहिए, इसका मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया कि लोग उसको जलाते क्यों हैं, गर्म क्यों करते हैं। उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आप डैमेज कर देते हैं। अगर आप एक सिंपल ऑयल्स को और दूसरा जो जिसको आप ऑयल आपने हीट किया हुआ है उसका अगर आप टेस्ट करें तो उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज उसकी होंगी नहीं। जो उसमें वाइटामिन या जो मिनरल्स आपके स्किन को मिलना है वो उसमें है ही नहीं, खत्म हो चुकी होंगी। तो ये पुराना मिसकंसेप्शन है, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे इसको क्लियर किया जाए कि ऑयल को बिल्कुल ना जलाएं। उसको आप हीट क्यों करते हैं? थोड़ा बहुत हल्का सा आप हीट कर सकते हैं, जलाना और प्रॉपर कुक नहीं करना चाहिए उसे। वो कुक करके फिर बालों पे लगाते हो वो तो डैमेज हो चुका है। सारा आपने भी सुना होगा, जैसे नजम साहब बता रहे हैं, मैंने तो कई लोगों को सुना है वो ऑयल्स को जला के पता नहीं कितने अच्छे तरीके से उसको भूनते रहते हैं जब तक उसमें से धुआं नहीं निकलना शुरू। एग्जैक्टली। और मैंने तो कुछ लोगों को ये भी देखा है, ये जो मेथे दाने की बात करें उसको भी सरसों के तेल में जलाया जाता है। बिल्कुल, हालांकि आप उनको वैसे भी यूज कर सकते हैं, बल्कि हम लोग रेकमेंड भी करते हैं कि जिन लोग बालों के लिए, स्किन के लिए करती हैं अपने बालों को अच्छा रखने के लिए या फिर स्किन के लिए। वैसे मैं भी ये जो इन्होंने बात की है मेथी दाना, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, बहुत नॉन है ये। हाँ, ये जो है ना रात को एटलीस्ट 1 पिंच सोने से पहले जो है ना पानी के साथ मैं यूज करती हूँ। ठीक। तो ये कुछ सीड्स हैं, जैसे ये हैं सेसमी सीड्स हैं आपके पास, और उसके अलावा आपके पास जो फ्लैक्स सीड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओवरऑल बॉडी के लिए, आपके बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल है। नजम साहब, मसल्स की बात कर रहे थे। मसल्स के लिए जो सबसे बेस्ट जो ऑयल है वो पंपकिन ऑयल। पंपकिन ऑयल, हलवा कद्दू जिसको बड़े वाला कहते हैं। असल में पंपकिन जो है वो कद्दू नहीं है। पंपकिन क्योंकि हम कद्दू कहते हैं, जो अमेरिकन पंपकिन होता है ना हैलोवीन पे जो आपने यूज किया था, असल में पंपकिन वो है, वो ऑरेंज कलर, वो ऑरेंज कलर का होता है। उसके अगर वो असल में पंपकिन कहते भी उसको है। तो ये जो पाकिस्तानी जो कद्दू है ये पंपकिन नहीं है, इसका बोटेनिकल नेम अगर देखा जाए इसका नाम कुछ और है, लेकिन वो क्योंकि मार्केट में एक चीज मशहूर हो चुकी है, वो इसी तरह जैसे वो तुख्म मलंगा को लोग चिया सीड कहते हैं। चिया सीड्स कुछ और है, वो तुख्म मलंगा असल में बेसिल सीड है। तो कुछ मार्केट में भी लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो कद्दू जो है ना वो कुछ और है, जो पंपकिन है वो कुछ और है। अच्छा, मसल्स के लिए क्या करें? जो पंपकिन, जो अमेरिकन पंपकिन है जो ऑरेंज टाइप का होता है,
उसके सीड का अगर आप ऑयल लें तो वो बहुत अच्छे इफेक्टिव हमारे यहाँ अवेलेबल है जी, कुछ स्टोर्स पे, कुछ ब्रांड्स पे पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं। पंपकिन उस पर लिखा भी बकायदा, उस पर उन्होंने शेप भी बनाए होते हैं कि ये वाला पंपकिन है, दूसरा कद्दू असल वाला है, असल वाला पंपकिन। तो उसका अगर आप ऑयल यूज करें और एक दो हर्ब्स हैं उनके साथ अगर मिक्स करके, ब्राह्मी एक इंग्रेडिएंट है, एक जड़ी बूटी है ब्राह्मी, उसके साथ अगर आप 3-4 दिन उसे इन्फ्यूज करके रख दें। इन्फ्यूज का मतलब होता है कि 6 से 7 दिन तक आप उसमें डिप करके रख दें किसी डार्क बीकर में, उसके बाद निकाल के अगर आप वो यूज करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। स्किन के लिए भी कोई टिप दीजिए, लोगों ने, हमारी खवातीन इंतजार करी हैं, बालों पे जोर दिया हुआ है, कोई खूबसूरती का टोटका बताइए, शादी सीजन है। हाँ, तो उस शादी में जैसे भी आजकल जो लोग जो सीरम्स यूज कर रहे हैं वो है जिनसिंग सीरम होता है। हाँ। जिनसिंग भी एक जड़ी बूटी है जो कि चाइना से आती है और काफ़ी ये इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। और लेकिन अगर इसको आप सीरम में अगर इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके आप यूज़ करें तो भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। जिस तरह का मौसम में ड्राइनेस है तो ये क्या करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, जो स्किन में जो मॉइस्चर लेवल होता है उसे कंट्रोल रखता है। जब स्किन का मॉइस्चर लेवल कंट्रोल होता है तो स्किन ड्राई नहीं होती, जब ड्राई नहीं होती ना उसमें एक्नी होती, ना पिगमेंटेशन, ना स्कार्स, इस टाइप की कोई चीज़ें तो नहीं ये बनती। ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, किस टाइम पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ऑयल जो होते हैं वो होते हैं ऑल स्किन टाइप्स के लिए होते हैं। अच्छा। डिपेंड करता है कि अगर ड्राई है तो थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। लोग अगर समझते हैं उनकी ऑयली स्किन है तो वो ऑयल नहीं अप्लाई करते। नहीं, वो देखिए लाइट वेट ऑयल्स आप यूज़ करें ना, जिसमें जिनसिंग का यही तो फायदा है कि ये लाइट वेट है। मरुला एक ऑयल आता है जो सबसे लाइट वेट है, आप वो स्किन पे लगाते ही फौरन वो पेनिट्रेट कर जाता है। अगर आप बादाम का तेल लगाएंगे या कोकोनट लगाएंगे वो बहुत थिक गाढ़े तेल होते हैं, वो स्किन में स्किन में पेनिट्रेट नहीं करते। या ऑयल यूज़ करने का ये भी होता है कि आप अपनी क्रीम के साथ, मतलब थोड़ी सी आप अपनी जो भी मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं उसमें एक ड्रॉप तेल का मिक्स करके आप लगा लें, वो भी ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। सारा हमें ये बताइए, मसल्स पेन, जोड़ों के दर्द, बहुत सर्दियों के सीजन में शिकायत आती है, कोई अच्छे फूड, सुपर फूड जो इनको कंट्रोल कर लें या कुछ रिलीफ मिल सके? इसमें जो है सबसे पहले थोड़ा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा इंटेक कर लें अपना, क्योंकि नहीं होता अक्सर लोगों का। हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल बॉडी के ऊपर से आप जो है थोड़ा मसाज वगैरह भी करें, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। खुद को वार्म रखने की ज़्यादा कोशिश करें। उसके अलावा हाइड्रेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इसमें, और इसमें प्रोटीन्स का अच्छा इंटेक होना भी बहुत ज़रूरी है, और विटामिन डी का भी आपका अच्छा इंटेक होना चाहिए। ज़्यादातर लोग अगर अपना विटामिन डी टेस्ट करवाएंगे तो उनका लो ही निकलेगा। अच्छा, उसकी वजह से अक्सर ये जो है ये केसेस निकल आते हैं कि पेन्स वगैरह निकल आती हैं। तो विटामिन डी टेस्ट ज़रूर करवाएं। और दूसरा ये कि अपने विटामिन डी लेवल्स ऊपर लेके आएँ। वो इस तरह से है कि आप खानों के ज़रिए भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सन में निकलने की भी कोशिश करें, नहीं निकलते अक्सर सर्दियों में आपने देखा होगा लोग हीटर के आगे ही बस ज़्यादा देर तक स्पेंड करते हैं टाइम, तो थोड़ा सूरज के आगे भी निकलें, थोड़ा सा सुबह के टाइम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, तो उससे ये है कि आपके विटामिन डी लेवल्स ऊपर आएं। टेंशन, एंजाइटी, नजम साहब, बहुत बड़ा प्रॉब्लम जी। एंजाइटी के लिए मैंने कहा कि अगर जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड मैं ऑयल करता हूँ वो करता हूँ जैस्मिन ऑयल। अच्छा, गुस्से वाला भी वही मामला है? गुस्से के लिए अगर आप फ्रैंकिसेंस का भी इस्तेमाल किया जाए, और उसके साथ अगर देखिए गुस्सा डिपेंड करता है आपको किस टाइप नेचर का गुस्सा है। हाँ। अगर आपको वर्क का गुस्सा है, काम का गुस्सा है, यानी कि आप एक काम करना चाह रहे हो और आपका फोकस नहीं बढ़ रहा, इट्स मीन कि फिर आप फोकस ऑयल यूज़ करें ना, क्योंकि आपका फोकस नहीं हो रहा काम के, कोई आपको टास्क मिला है, कोई असाइनमेंट मिली हुई है, ये आपने करनी है, तो उसके लिए सिट्रस ऑयल, यानी जिसमें ग्रेप फ्रूट आता है, जिसमें ऑरेंज आते हैं, लेमन, ये जो सिट्रस फैमिली जितनी भी होती है ये फोकस को इन्हांस करने के लिए। सिट्रस ऑयल भी होते हैं जी। सिट्रस तो एक फैमिली, उसमें मतलब ऑरेंज है, लेमन और ग्रेप फ्रूट, इन 3 ऑयल्स का अगर आप ब्लेंड मिक्स करके एक ड्रॉप मिक्स करके आप अपने बिस्तरे पे या रूम में या स्प्रे कर दें अपने रूम में, तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कि आपका फोकस बढ़ जाता है। तो जितने भी आप अगर देखें कॉर्पोरेट लेवल पे, वहाँ पे भी सिट्रस का अगर कोई बड़ी मीटिंग हो रही है या कोई ऐसे चीज़ हो रही है तो उसमें ना सिट्रस ऑयल करके डिफ्यूज़र में यूज़ किया जाता है, ताकि मीटिंग में और क्लास में और तो लोगों का फोकस उसमें बढ़ गया। अच्छा, कितना लोगों का ट्रेंड है ये अरोमा थेरेपीज की तरफ या फिर ये ऑयल्स की तरफ इस्तेमाल के हवाले से? देखिए, अरोमा थेरेपी तो है, तो ये सदियों पुरानी और हमारे मुसलमानों की इन्वेंशन है। इब्ने सीना, बोली सीना का जैसे मैंने बताया कि उन्होंने इसे ईजाद किया था, तो मुस्लिम कंट्रीज़ में है, लेकिन कुछ लिमिटेड ऑयल्स ही यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि अगर आप सऊदी चले जाएं, वहाँ पे सिर्फ जो फ्रैंकिसेंस है, जिसको हम लुबान कहते हैं, वो एक ही ऑयल का, उसी को जलाते हैं, उसी के वो इनहेल करते हैं। हाँ। तो हमारे यहाँ जैसे वो दूनी कहते हैं, उस चीज़ का कंसेप्ट है, वो भी है रिलेट अरोमा थेरेपी। वो धुआं आप स्मेल ही करते हैं। विक्स है जिस तरह, वो भी एक अरोमा थेरेपी की एग्जांपल है। एक ज़माने में वो सर दर्द के लिए आप टाइगर बाम लगाते थे, वो भी अरोमा थेरेपी में ही आती है। अब खुशबू के थ्रू ही आपका सर का दर्द, यानी हर गुजरते वक्त के साथ जिद्दत आती है। अब ये क्योंकि हम लोगों का अवेयरनेस दे रहे हैं डायरेक्ट इंग्रेडिएंट की, कि आप अपना आपके यानी कि आप अपना इलाज खुद करें, आप खुद एक प्रोडक्ट लें, खुद उसका करें। लेकिन मार्केट में अरोमा थेरेपी कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो एज ए प्रोडक्ट है, यानी कि किसी ने डिप्रेशन के लिए एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, लोग ले लेते हैं कि जी बस ये उस चीज़ के लिए। तो हम तो जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं हम कहते हैं कि जी ये मल्टी यूज़ है। और अगर लेवेंडर ऑयल ले रहे हैं वो सिर्फ अरोमा थेरेपी में यूज़ नहीं, तो वो कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है। जिस तरह टी ट्री ऑयल आता है, अब वो एक्नी पिंपल्स के लिए लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ अरोमा थेरेपी के लिए नहीं होता। यानी कि अगर आपको एक्नी पिंपल्स है, उस ऑयल का डायरेक्ट आप छोटे से किसी
तिनके पे लेके डायरेक्ट एक्नी पे अगर हिट करे तो एक्नी आपकी फौरन कवर हो जाती है। हमें ये बताइए सारा कि टेंशन एंजाइटी किसी ग़िज़ा की मदद से भी चली जाती है, डिप्रेशन या फिर आ जाती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स के इंटेक से जो है आपको वो अच्छा, बढ़ सकती है। मीठा खाने से परेशान होता है। रहते हो? अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस लोग होते हैं, वो लोग मीठे का सहारा लेते हैं, ठीक है, वो कंफर्ट उसी में ढूंढते हैं, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं कि उससे लगता है कि वो डिप्रेशन उनका कम होगा। टेम्परेरी तौर पे फ़ायदा आपको ज़रूर होता है क्योंकि आपके वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, लेकिन फिर बाद में दोबारा से आप उसी स्टेट में चले जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि उनको ही सबसे पहले कम करने की कोशिश करें। उनको आप कम करेंगे तभी जाके आपका जो है डिप्रेशन एंजाइटी जो है वो कम होना शुरू होगी। उसकी जगह हेल्दी फाइबरस फूड्स का ज़्यादा इंटेक करें, वो वाले जिनके अंदर फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है। उसमें ब्राउन राइस भी आप यूज़ कर सकते हैं, वाइट राइस ना यूज़ करें। ठीक है, यानी खानों में भी हमारे पास ऑप्शन है। नजम साहब, ख़वातीन के चेहरों पे छाइयाँ हैं, कुछ के पिंपल्स हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे मसाइल इस सर्दी के मौसम में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से हो जाते हैं, उनके लिए क्या रेकमेंड करेंगे आप? जी, उनके लिए अगर देखें एक्नी का अगर इशू है तो उसके लिए तो मैं टी ट्री ऑयल रिकमेंड करता हूँ। उसके अगर पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन जो तब आपकी ठीक होती है। असल में क्या होता है कि पिगमेंटेशन तब आती है जब आपकी स्किन की सर्कुलेशन नहीं होती, तो जो उसके लिए आपको चाहिए होता है स्किन में ऑक्सीजन। जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारी स्किन को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वो होती है ओमेगा 7 में। तो सी बकथॉर्न ऑयल एक आता है, दो ऑयल हैं जिनके अंदर ओमेगा 7 है, एक फिश ऑयल और एक सी बकथॉर्न ऑयल। लेकिन फिश ऑयल की क्योंकि स्मेल बड़ी अनोइंग होती है तो बहुत से लोग यूज़ नहीं करना चाहते फिश की वजह से, तो आप फिर सी बकथॉर्न प्लांट बेस एक वाहिद प्लांट है जिसके अंदर ओमेगा 7 है, तो अगर आप सी बकथॉर्न ऑयल यूज़ करते हैं या फिर आप आलमंड ऑयल यूज़ करें। ठीक है, विटामिन ई है। बहुत शुक्रिया नजम मज़ारी साहब, सारा फारूकी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताने के लिए। बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने अभी टीवी चैनल देखना शुरू किया होगा या किसी घर में मसरूफ़ होंगी। शाम 5 बजे ये प्रोग्राम दोबारा रिपीट होगा, कुछ मिस हो गया हो तो दोबारा देख लीजिएगा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुस्सा अकल को खा जाता है, ये तो हम सब ने सुन रखा है, लेकिन एक इंतहाई अहम सवाल है कि आखिर लोगों को गुस्सा आता ही क्यों है। इस सवाल का जवाब तो आज तक साइंसदान भी पूरी तरह से नहीं दे पाए, लेकिन माहिर नफ्सियात और तहकीकदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुछ बातें ऐसे चिंगारी की मानिंद होती हैं जो इंसान में गुस्से की आग लगा देती हैं, और अमूमन हमें उस वक्त गुस्सा आता है जब हम किसी वजह से चिढ़ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, या फिर इख्तलाफ राय का मामला आ जाता है, जब हम किसी की सुनना नहीं चाहते, बस अपनी ही चलाना चाहते हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है या हमारी बेइज्जती की जाती है, या फिर जब हमें लगता है कि हमारे मर्तबे का एहतराम नहीं किया जा रहा, हमारी बदनामी की जा रही है। बाज़ औक़ात ज़हनी दबाव की वजह से भी बहुत गुस्सा आने लगता है और इंसान चिड़चिड़ापन महसूस करने लगता है, और ये गुस्सा इंसानी सेहत और सुकून को गारत करने में बहुत किरदार अदा करता है। गुस्सा करने वाले अफराद बेचैनी में मुब्तला रहते हैं और जो उनकी सेहत पर मनफी असरात मरतब करता है। ज़्यादा गुस्सा करने वाले अफराद की बैठक से लोग फिर इज्तनाब करना शुरू कर देते हैं। कभी कभार उनके दोस्त भी इस आदत की वजह से उनसे दूरी इख्तियार कर लेते हैं, लोग उनसे दूर होते चले जाते हैं। बाज़ औक़ात गुस्से में मुब्तला अफराद बहुत जल्द आपे से बाहर हो जाते हैं, उनको नहीं महसूस होता कि वो बोलते वक्त कौन कौन से अल्फाज अदा कर जाते हैं और वो अल्फाज दूसरे के दिल पर कितने बुरी तरह से असर हो रहे होते हैं, जिसके नताइज बाज़ औक़ात दूसरों को जिस्मानी चोट पहुँचाने या किसी की ज़िंदगी ही छीन लेने की सूरत में भी सामने आते हैं। इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में भी पेश आया था, जहां बीवी के मैके जाने पर होने वाली तल्ख़ कलामी पर शौहर ने गोली मारकर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और वारदात के बाद खुदकुशी का ड्रामा रचाया और बहन के जरिए 15 पर झूठी कॉल भी करवा दी। ग्रीन टाउन पुलिस ने 3 माह बाद मुलजिम असद खालिक को गिरफ्तार कर लिया है। और ये तो खैर सिर्फ एक वाक़या है, लेकिन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे सैकड़ों वाक़यात देखते हैं, सुनते हैं, जिसमें 1 मिनट के गुस्से ने कई लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी होती हैं। आजकल हमारे समाजी मामलात की बात कर लें, मौशी नफ्सियाती मसाइल की वजह से हर बंदा इसका शिकार होता जा रहा है और ख़ास तौर पर नई नस्ल और बच्चों में भी बहुत गुस्सा पाया जाता है और वो बहुत जल्द हाइपर हो जाते हैं और इतनी छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाते हैं कि इंसान समझता है कि ये भी बड़ा कोई गुस्सा करने की बात है। गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, गुस्से की हालत में रद्द अमल क्या देना है, हमने रिएक्टिव होना है या फिर हमने रिस्पॉन्ड करना है, इन दोनों बातों में हमें फ़र्क ही नहीं पता। सारे मामले पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब,
सबसे पहले तो हमें बताइए कि ये गुस्सा है क्या। कुछ तो मैंने बताने की कोशिश की है, बेहतर आप बता सकते हैं हमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा, जो आपने अभी गुफ्तगू की मैं बहुत महव होकर सुन रहा था और आपने तकरीबन वो सारी बातें बता दी जो कि गुस्से से मुताल्लिक हैं। देखिए, आपने शुरू में ये कहा था कि बाज़ औक़ात हमारे माहौल में एक ऐसी चिंगारी होती है कि जो कि हमें भड़का देती है। आपने नोट किया होगा कि अगर दिया सलाई आप जलाएं तो आग लगेगी या नहीं लगेगी, इसका दारोमदार दिया सलाई से ज्यादा इस बात पर है कि जिस मटीरियल को आग लगाई जा रही है वो आग को पकड़ता है या नहीं पकड़ता। अगर आप पेट्रोल के ऊपर डालेंगे तो पेट्रोल एकदम भड़क उठेगा, और अगर आप किसी इनर्ट चीज के ऊपर लगाएंगे, मसलन लोहे को लगाएंगे तो लोहे को तो आग नहीं लगेगी। और इस तरीके से कुछ और फायर प्रूफ चीजें होती हैं, जितना जबरदस्त भी शोला आप जलाएं लेकिन आप उसमें आग नहीं लगा सकते। देखिए, गुस्से के सिलसिले में सबसे अहम और समझने की बात यह है कि शॉर्ट टर्म मेजर्स तो बहुत सारे गुस्से के बारे में बताए जा सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि गुस्सा आता उसको है जिसके मिजाज में और तबीयत में और टेम्परामेंट में गुस्सा है, उसका अपना मटीरियल भड़कने वाला है। देखिए, जब तक हम जिंदा हैं हम कभी भी अनप्लेजेंटनेस को और इरिटेशन को और अपनी मर्जी के खिलाफ बात करने वाले लोगों को या अपनी मर्जी के खिलाफ की सिचुएशंस को अवॉइड नहीं कर सकते। जिंदा शख्स को ऐसे बहुत से मामलात में से गुजरना पड़ेगा जिसमें कुछ बातें उसकी मर्जी के खिलाफ होंगी, तो लिहाजा वो तो अवॉइड नहीं की जा सकती। लेकिन गुस्सा उस शख्स को आता है जिसकी अपना मुदाफती निजाम बहुत कमजोर होता है। वो गुस्से, इसीलिए आपने देखा होगा कि एक शख्स एक पर खामोश हो जाता है और तीसरा उसके जवाब में शोर मचाना शुरू कर देता है, हालांकि बात वो एक ही होती है। लिहाजा अगर हमें गुस्से के सिलसिले के अंदर कुछ करना है तो बेसिकली हमें अपने ऊपर मेहनत करके अपने मुदाफियती निजाम को तब्दील करना है, यानी गुस्से को हैंडल करने की स्किल्स को लर्न करना है। तो ये है पहली इब्तदाई बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं। अच्छा, अब इसको करें कैसे? देखिए, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि एक दरख्त के ऊपर पत्ते सूखे हुए हैं और वो बिल्कुल मुरझाए हुए हैं और उनके अंदर कोई जिंदगी नहीं है। आप कहते हैं ये पत्ते दोबारा से हरे कैसे हो जाएं? आप उन पत्तों के ऊपर जितना भी स्प्रे करें, जितनी भी खाद छिड़कें, जितना भी उसको पानी डालें, वो पत्ते सब्ज नहीं होंगे। इसलिए कि उसकी वजह यह है कि जड़ से ही ग़िज़ा उन पत्तों तक नहीं पहुंच रही, लिहाजा जड़ पर मेहनत करनी पड़ेगी। गुस्से की जो बेसिक ओरिजिन है वो उसका ताल्लुक हमारी नर्चरिंग से है। नर्चरिंग से मुराद यह है कि जब हम पैदा होते हैं और जिस माहौल में हम आंखें खोलते हैं और जिन माँ बाप की गोद के अंदर हम खेलते हैं और जिस घर के अंदर हम सांस लेते हैं, उस घर का माहौल डिटरमिन करता है कि हमारा अंदर का मिजाज किस किस्म का होगा। अगर पहले, और मैं ये बात मैं बहुत अरसे से अर्ज कर रहा हूं पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स के अंदर, कि अगर पहले 7 साल के वक्त में, यानी बच्चे की पैदाइश से लेकर तकरीबन 7 से 10 साल तक, अगर उस माहौल में बच्चे की नर्चरिंग के अंदर एग्रेसिवनेस वाला माहौल उसको एक्सपोज किया जाएगा तो बच्चा सारी जिंदगी वल्नरेबल होगा। ये एक बुनियादी बात है। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जिनके पेरेंट्स बेजा लाड उनसे करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों से मोहब्बत ना की जाए, लेकिन बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरी करना, चाहे वो जायज है चाहे वो नाजायज है, इस बुनियाद पर कि आखिर हमारे ही बच्चे हैं, आखिर हम कमाते किस लिए हैं, ये बुनियाद पड़ता है बच्चों के गुस्सा होने का। क्योंकि अपने घर में जब उसको एक मोबाइल चाहिए और माँ बाप ने बगैर सोचे समझे कि ये उसके लिए फायदेमंद है या नहीं उसको दिला दिया, जब वो अपनी बड़ी जिंदगी में आएगा तो अपनी हर ख्वाहिश को इस तरीके से मनवाना चाहेगा जिस तरीके से उसके माँ बाप थे, मगर उसका बॉस तो उसकी सर हमें पहले ये बताइएगा कि जिस तरह आप गुस्से की बात कर रहे हैं और फिर आपने इंडिविजुअल की बात की है कि किसी चीज़ वो कितनी जल्दी शोला पकड़ती है, कितनी जल्दी गुस्से में आ जाती है। अब सर हमें ये बताइए कि बहुत सारे लोग होते हैं वो उन बातों पे भी गुस्सा कर रहे होते हैं जो कि हम सोच रहे होते हैं कि ये तो गुस्सा करने की बात नहीं थी, इसे तो आराम से एब्जॉर्ब किया जा सकता था। और दूसरा ये कि पूरी दुनिया के इंसानों का एक जैसा बिहेव नहीं है। हमारे यहाँ क्या गुस्सा ज़्यादा पाया जाता है, अदम बर्दाश्त क्या ज़्यादा। और जैसा कि मैंने एक हवाला दिया है, लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं, दूसरों को कत्ल कर देते हैं, और फिर वही बात होती है कि लम्हों ने खता की और फिर सदियों ने सजा पाई। जी बेटा, देखो मैं जैसे आपको इस तरह बता रहा हूँ कि इसके पीछे हमारा
प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से बड़ी अच्छी हम बात कर रहे हैं और बात का सिलसिला हम दोबारा से भी जोड़ा। थोड़ा सा राब्ते में प्रॉब्लम आ गया, होता रहता है जी, टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं मसला आ जाता है, लेकिन टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है और आप लोग भी यकीनी तौर पर रिलेट कर रहे होंगे कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे जो कि खामखाई हर वक्त नाराज़ रहते हैं, खामखाई हर वक्त गुस्से में रहते हैं, खुद को तो नुकसान पहुंचाते हैं, अपना पूरा आसपास का माहौल ख़राब कर लेते हैं। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं तो सर फरमाइएगा, बात कर रहे थे आप। मुझे आपकी आवाज आ रही है जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है सर जी। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि हम ये जब ये बात कहते हैं ना कि हमारे यहाँ गुस्सा बहुत पाया जाता है, तो ये इसका कोई जोग्राफियाई ताल्लुक तो नहीं है किसी किस्म से। इसका ताल्लुक इस बात से है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली फॉर्मल तौर पर तरबियत का कोई निजाम मौजूद नहीं है। मुझे आप बताइए कि आपने माशाल्लाह मास्टर्स किया होगा या जो भी कुछ किया होगा, आप कोई एक ऐसी क्लास मुझे बताइए जिस क्लास में आपको यह पढ़ाया गया हो कि अगर गुस्सा आ जाए तो आपने क्या करना है, अगर कोई खुदा ना खास्ता आपके सामने गाली बके तो आपने कैसे रिएक्ट करना है, अगर कोई शख्स अनरीजनेबल बिहेव करे तो आपने क्या, ये किस स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये किस कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ये किस कैरिकुलम का हिस्सा है। ये बातें हम सीखते हैं एक वैल्यू सिस्टम की तरबियत से, जो कि घरों से निकलती है, माशरे में मौजूद होती है। अनफॉर्चुनेटली हमने इस बारे में सोचा नहीं है कि हमने अपने बच्चों की तरबियत के अंदर सॉफ्ट स्किल्स और वैल्यूज को इंक्लूड करना है। हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में जो हमारी तरबियत का निज़ाम है, उसका मतलब सिर्फ यह है कि बच्चा स्कूल में दाखिल हो, 7 स्टार्स ले और 1200 नंबर ले और मेडिकल कॉलेज में चला जाए। और जो बच्चा मेडिकल कॉलेज में चला गया या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चला गया तो हम ये कहते हैं कि ये बच्चा कामयाब हो गया, इसकी बड़ी अच्छी तरबियत हो गई। माँ बाप भी फख्र से उस बच्चे को बयान करते हैं कि जिस बच्चे ने एफएससी में और मैट्रिक में बहुत ज्यादा नंबर लिए। लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ नंबर नहीं चाहिए, जिंदगी गुजारने के लिए एक बैलेंस्ड एटीट्यूड चाहिए। उस बैलेंस्ड एटीट्यूड की तरबियत का निजाम घरों में मफकूद होने की वजह से और स्कूल और कॉलेजेस के कैरिकुलम में ना होने की वजह से जब एडल्ट अब जिंदा दुनिया के अंदर आते हैं तो उनका टेम्परामेंट डेवलप हुआ नहीं होता, वो इनसिक्योर होते हैं, एंजाइटीज का शिकार होते हैं। इस वजह से वो उनका टेम्परामेंट बहुत लो होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी गुफ्तगू, इतना अच्छा सेशन हमारे साथ करने के लिए कि किस तरह से आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और गुस्सा आता क्यों है। अगर ये बातें सुन के आपको लग रहा है कि आप भी ऐसा ऐसा करते हैं तो फिर हल भी हमने आपको बता दिया कि किस तरह से कंट्रोल करना है। बस आपने गुस्से वाले 20 मिनट गुजारने हैं, खामोश रहना है, उसके बाद देखिएगा ऑटोमेटिकली चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं कुछ बोल जाता या बोल जाती तो फिर वो ज़्यादा खतरनाक मामला हो सकता था। मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल सुबह 9:05 पर फिर से मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।